नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस बहरिया यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बोर्ड पर लिखा गया है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार जो है क्लास 9th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का बच्चों हम लोगों ने 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। उन दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए और यह जो वीडियो बनने जा रहा है पार्ट 3 है बच्चों। यह जो है स्थिति एवं विस्तार अध्याय 1 जो चैप्टर है उसका ये पार्ट 3 बनने जा रहा है। बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए, पढ़ाई जो है ना बड़ा सब्र से करना चाहिए। पढ़ाई बहुत सब्र से करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए। एक एक शब्दों को सीख सीख कर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि लंबा लंबा लॉन्ग वीडियो बनाएं तो लॉन्ग वीडियो में होगा क्या कि आपको भी मतलब वीडियो देखने में उबन महसूस होगा। इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं क्लास 9th का यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आगे क्लास में यदि आपको आगे क्लासों में पढ़ने के लिए मिलता है या कंपटीशन में पढ़ने के लिए मिलेगा तो मेरी बताई गई एक बात यदि आप अपने ध्यान में रखते हैं तो फ्यूचर टाइम में आपको ये सारी चीज़ें काम देंगी बच्चों। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिया, अब यह जो है स्थिति एवं विस्तार का तीसरा पार्ट है। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा अक्षांश। क्या रहेगा टॉपिक? अक्षांश। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा अक्षांश। बच्चों, अक्षांश को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अक्षांश को अंग्रेजी में लैटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड्स। समझे? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड्स बोलते हैं। ये अक्षांश होता क्या है? बच्चों, कल हमने आपको बताया था ग्लोब के बारे में। ये ऐसे जो है पृथ्वी का नमूना होता है। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का नमूना है। कल हमने आपको बताया था ग्लोब के बारे में और इसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी को अर्थात ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली 0 डिग्री लाइन है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो लाइन है उसको 0 डिग्री लाइन कहते हैं और 0 डिग्री लाइन का नाम है बच्चों विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। इसी ग्लोब पर हम लोग जो है अक्षांश को समझने का प्रयास करेंगे। इसी ग्लोब पर हम लोग जो है अक्षांश को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो लैटीट्यूड्स होता है इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक काल्पनिक रेखा होता है। कैसी रेखा होता है? तो काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा। लैटीट्यूड कैसी रेखा है? तो कहेंगे कि यह काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है बच्चों? काल्पनिक रेखा है। देखिए, केवल अक्षांश ही काल्पनिक रेखा नहीं है, बल्कि ग्लोब पर खींची जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे आपको हम बताए थे विषुवत रेखा या 23.5 डिग्री के अंश पर खींची जाने वाली जो रेखा है, देखिए इसको बोलेंगे 23 डिग्री, 23 डिग्री और इसको बोलेंगे 30 मिनट। जब एक ऐसे कोमा टाइप का रहेगा ना तो उसको मिनट पढ़िएगा और जब 2 को ऐसे कोमा पड़ा रहेगा तो उसको सेकेंड पढ़िएगा। इसको याद रखिएगा कि जब एक ऐसे कोमा आपको ऊपर साइड में दिखे, ऊपर साइड में, तो उसको मिनट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मिनट। यदि 2 कोमा ऊपर साइड में दिखे, किसी संख्या पर ऐसे दिखेगा तो उसको सेकेंड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सेकेंड। बात समझे बच्चों? उसको सेकेंड बोलेंगे। तो 23.5 डिग्री अंश पर जो रेखा होती है वो कर्क होती है। क्या होती है? कर्क रेखा। ये बताया गया था आपको। अब फिर इधर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में बताया था ना कल आपको कि 0 डिग्री लाइन से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री लाइन से नीचे दक्षिणी गोलार्ध और ये भी 23.5 डिग्री अंश पर होता है। बस समझे? इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। बच्चों, कर्क रेखा की बात कर लें, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात कर लें या मकर रेखा की बात कर लें, तो ग्लोब पर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं ये सारी रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती हैं। तो इसी ग्लोब पर हम लोग अक्षांश को भी तो खींचेंगे, तो अक्षांश भी क्या होंगे? तो जितने भी अक्षांश होंगे वो सारे क्या होंगे? काल्पनिक होंगे।
सवाल यह है बच्चों कि अक्षांश होता क्या है। एक चित्र और बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक चित्र और बना रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। एक चित्र और बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये जो 0 डिग्री लाइन है बच्चों, ये तो आपको मालूम चल गया कि 0 डिग्री लाइन जो है, विषुवत रेखा जो है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों ग्लोब देखे हैं ना, ग्लोब ऐसे मान लीजिए कि एक ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब पर देखिएगा ना, ग्लोब पर देखिएगा तो ऐसे करके गोल गोल, ऐसे करके ग्लोब पर गोल गोल जो है रेखाएं खींची होती हैं, इसे गोल गोल करके, ठीक है। उन्हीं वृत्ताकार गोल गोल जो रेखाएं खींची होती हैं, उन्हीं काल्पनिक वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस पर देखिएगा आप, तो कुछ ऐसे करके रेखाएं खींची होती हैं बच्चों, रेखाएं खींची होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। थोड़ा इनका दिशा मिलाइएगा, जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं बच्चों, इनका दिशा मिलाइएगा। देखिए ध्यान से, इस साइड में आपका हो गया ईस्ट और इस साइड में हो गया वेस्ट। ईस्ट मतलब हो गया पूरब, वेस्ट मतलब हो गया पश्चिम। इतना समझिएगा कि ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। बच्चों यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। ईस्ट मिस होता है पूरब, ईस्ट मिस क्या होता है, पूरब। वेस्ट मिस होता है पश्चिम, नॉर्थ मिस होता है उत्तर और साउथ मिस होता है बच्चों दक्षिण। बात समझे। तो अभी देखिएगा ध्यान से, जो ग्लोब है, ये ग्लोब पर जो ये ऊपर वाला भाग है एन लिखे है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, मतलब कि उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा उत्तरी ध्रुव। क्या लिखिएगा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा दक्षिणी ध्रुव। क्या लिखिएगा बच्चों, दक्षिणी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जरा मिलाइए कि जो एक गोलाकार जो इस पर रेखाएं खींची गई हैं, देखिए अभी जो ग्लोब के ए ना एक साइड का दिख रहा है, इसी तरह इसे गोल गोल दम घुमा होगा, इसी तरह गोल गोल घुमा होगा। अब ये है ना, तो पूरा इसे गोल होगा, पूरा इसे गोल होगा। बात समझे, ग्लोब पर देख सकते हैं इसको। तो ये जो पूरब से पश्चिम की जो रेखाएं हैं, ये जो पूरब से पश्चिम की रेखाएं हैं, ये बोलेंगे कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, या कह सकते हैं इसको पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। देखिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसको इस साइड से भी बोल सकते हैं, उस साइड से भी बोल सकते हैं। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई, याद रखिएगा, की ओर खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं, वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, तो अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो अक्षांश कहलाती हैं। जरा चित्र को देखिए ध्यान से, ईस्ट वेस्ट, जितनी भी ये रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर इस पर खींची गई हैं, वे सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, अक्षांश कहलाएंगी। बच्चों एक बहुत अच्छा पॉइंट यह बनता है कि जो 0 डिग्री लाइन है ना, जो 0 डिग्री की रेखा है, उसे क्या कहेंगे, तो विषुवत रेखा कहेंगे, है ना, नाम लिखा हुआ देखिए। तो 0 डिग्री रेखा भी क्या होता है, तो अक्षांश होता है, अक्षांश होता है। क्या होता है बच्चों, अक्षांश होता है। 0 डिग्री का रेखा भी क्या होता है, यानी विषुवत रेखा भी क्या होता है, तो अक्षांश होता है। ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी स्वयं में क्या होता है, अक्षांश होता है। कारण देखिए ध्यान से, 0 डिग्री लाइन पूरब से पश्चिम है कि ना है, 0 डिग्री लाइन पूरब से पश्चिम है। ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो कहेंगे कि 0 डिग्री रेखा भी अक्षांश रेखा है। याद करके रखिएगा, 0 डिग्री की रेखा जो है, काल्पनिक रेखा जो है, वो भी कौन सी रेखा है, तो अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड से। बात समझे। अब सवाल यह आता है बच्चों, सवाल यह आता है कि जो एक ग्लोब है, जो पृथ्वी का नमूना है,
इस पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई होंगी, जरा गौर करिएगा, थोड़ा यहाँ समझिएगा। फिर से चित्र बना रहे हैं, अब एक ही चित्र में कुल काम नहीं करेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा चित्र खराब हो जाएगा, तो गोबरी हो जाएगा उसी में, अब मज़ा नहीं आएगा देखने में, बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग चित्र करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है 0 डिग्री होगा, यहाँ पे आपको मालूम है ना उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे आपको मालूम है ना दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा। बच्चों इस पर ना 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, बात समझे, ऐसे ही करके जब ध्रुव पर आएगा तो 90 डिग्री अंश का जो है कोण बनाएगा। 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 ऊपर 90, यानी कुल प्रत्येक 1 डिग्री पर जो बिंदुएं होंगी, एक निश्चित दूरी पर जो बिंदुएं होंगी, उन सभी बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण, देखो ध्यान से, अब मान लो कि यहाँ पे 1 डिग्री आ गया, यहाँ पे क्या डिग्री आ गया 1 डिग्री, तो बच्चों जैसे गोल गोलना है, तो यहाँ भी बिंदु 1 डिग्री पर 1 डिग्री पर 1 डिग्री पर 1 डिग्री पर 1 डिग्री पर, तो जितनी भी अक्षांश बिंदुएं हैं ना बच्चा, जितनी भी अक्षांश बिंदुएं हैं, याद रखिएगा कि जितनी भी अक्षांश बिंदुएं होंगी, जितनी भी अक्षांश, मान लो कि 1 डिग्री पर यहाँ भी बिंदु बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी, ऐसे करके बिंदु बना, तो एक केवल एक साइड का भाग दिख रहा है, केवल एक साइड का, इसके पीछे तो ऐसे गोल गाल होगा। तो इन सभी अक्षांशीय बिंदु को जो एक निश्चित कोणीय दूरी पर है, इन सभी अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भी परिभाषा हो जाएगा कि एक निश्चित दूरी पर देखिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जोड़ी हुई लाइन तक, एक ऊपरा कोची है उत्तर है, उत्तर निचला कोची है दक्षिण है, इतना तो मालूम होना चाहिए बच्चों। ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो बोल रहा है कि विषुवत रेखा 0 डिग्री से हम जो बोल रहे हैं आप उसको भी लिख सकते हो परिभाषा में, ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। परिभाषा बनेगा कि विषुवत रेखा से 0 डिग्री लाइन से उत्तर और दक्षिण एक निश्चित कोणीय दूरी पर जितनी भी बिंदुएं होती हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी तरह मान लो कि नीचे भी 1 डिग्री बनेगा और यहाँ बिंदु ऐसे बनेगा ना। अब ये आगे वाला भाग है, पीछे भी से बनेगा, तो ये पूरा गोल गाल बन जाएगा। कैसा बनेगा, गोल बनेगा। इन्हीं बिंदुओं को, इन्हीं एक निश्चित दूरी पर जो बिंदु हो रहे हैं कोणीय बिंदु, इन्हीं निश्चित दूरी वाले कोणीय बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसे अक्षांश रेखा या अक्षांशीय रेखा लैटिट्यूड्स कहते हैं। बात समझे, लैटिट्यूड्स कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों कि यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री शुरू हुआ, 90 डिग्री आया, तो सीधा आया, ऐसे एकदम सीधा आया ना, तो अब यहाँ 90 बन गया। फिर सीधा ऐसे आएगा यहाँ, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी 0 डिग्री के नीचे कितने अक्षांश, ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा कि अक्षांशों की संख्या बताइए, अक्षांशों की संख्या पूछेगा बच्चों, तो कहिएगा ना कि 0 डिग्री से ऊपर कई थे, तो 90 गो अक्षांश। आज 0 डिग्री से नीचे कितना, तो 90। अब बच्चों याद रखिएगा कि स्वयं 0 डिग्री वाला भी एक क्या है, अक्षांश है। 0 डिग्री से ऊपर 90 गो और 0 डिग्री से नीचे 90 गो, ये तो हो गया। लेकिन स्वयं 0 डिग्री वाला भी क्या है, अक्षांश है, तो उसको भी तो गिनबे ना करेंगे। तो एक और बढ़ गया इसमें, कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना हो गया, 181 हो गया बच्चों। अक्षांशों की संख्या कितनी, 181। उसके बाद फिर प्रश्न बनेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा। तो देखिए रेखा मतलब कि लाइन बनी होनी चाहिए,
अच्छा ये बताइए, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या है? तो कहिएगा गुरुजी ये बिंदु है। ये क्या है? बिंदु है। ये क्या है बच्चों? बिंदु है। तो ये बताइए कि क्या बिंदु पर आप रेखा खींच सकते हैं? इस बिंदु में रेखा खींच सकते हैं? तो कहिएगा कि बिंदु में इसमें रेखा खींचना संभव नहीं है। इसमें रेखा खींचना संभव नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अक्षांशों की संख्या 90 90 1 यानी कुल मिला के 181 हुआ। 181 हुआ। तो आप बताओ कि यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है? बिंदुए ना है। तो यहाँ भी रेखा नहीं खींच सकते हैं, यहाँ भी रेखा नहीं खींच सकते हैं। और जब रेखा नहीं खींचेंगे तो कौ कम हुआ रेखा? कौ को कम हुआ? 2 कम हुआ ना। तो अक्षांशों की संख्या 181 है, संख्या 181, लेकिन रेखा जब खींचने की बात आएगी तो इस पर और इस पर रेखा नहीं खींच पाएंगे। इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि एगो ऊपर कम हो गया और एगो नीचे कम हो गया। तो कौ कम हुआ? 2 ठे यानी -2 कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? तो 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना हुआ बच्चे? 179 हुआ। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं और इसमें समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, और यह दूरी कहाँ की बात हो रही है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, एक विषुवत रेखा है ना, एक बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 100, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। एक टॉपिक और बनता है यहाँ से कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जोन कहते हैं। बच्चों याद करिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, चित्र ही बनाइएगा, डिफिनेशन भी लिखिएगा और याद भी करिएगा, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा, जब परीक्षा होगा बच्चों, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यदि ईमानदारी से आप देखिएगा वीडियो को तो पूरा समझ में आएगा। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा? अक्षांश। बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि सर्वप्रथम इनका प्रयोग किसने किया था? अगर प्रश्न करेगा कि सर्वप्रथम कहीं भी नोट में लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम इनका उपयोग पूछेगा कि सबसे पहले अक्षांश, एक अक्षांश रेखा होता है और एक देशांतर रेखा होता है। एक होता है लैटिट्यूड्स और एक होता है लॉन्गिट्यूड्स। बात समझे ना? तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो बच्चों आपको हम बताए थे व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है। वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें देखिएगा, ज्योग्राफी के पार्ट 1 वीडियो में, तो आपको हम उसका परिचय दिए थे ज्योग्राफी का। तो उसमें बताए थे कि बच्चों व्यवस्थित भूगोल का जनक इरैटोस्थनीज, और इरैटोस्थनीज ने ही बच्चों सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग किया था। इतना क्लियर हो गया? समझ पाए? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। बात समझे? यानी देशांतर। इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छी तरह से साथ में नोट्स बनाते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए आप सोचिएगा ना कि एक के बाद हम तुरंत भारत का स्थिति बता दें, बताने के लिए तो बता देंगे लेकिन समझ में आएगा नहीं। भारत की स्थिति जब बताएंगे तो उसमें अक्षांश की बात करेंगे, देशांतर की बात करेंगे, तो फिर कहिएगा ना कि गुरुजी अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे पढ़ते जाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पढ़ना क्या है और आपसे प्रश्न किस तरह किया जाएगा और आप क्या समझने वाले हैं ये भी मुझे मालूम है। इसलिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है आपको। बात समझे? तो बच्चों इसके बाद देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देशांतर। चलिए देखिए ध्यान से,
अगला टॉपिक होगा देशांतर। अगला टॉपिक क्या था बच्चों? देशांतर। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स समझे? देखिए ए भी क्या होता है, ए भी एक काल्पनिक रेखा होता है। ए भी क्या होता है बच्चों? ए भी एक काल्पनिक रेखा है। ए भी क्या है? ए भी क्या है बच्चों? एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? तो काल्पनिक रेखा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक देखिए, इसमें जब एक काल्पनिक रेखा है तो इसका जो है दिशा क्या है? जैसे कि अक्षांश में आपने पढ़ा कि पूर्व से पश्चिम रहेगा, वृत्ताकार रहेगा। याद रखिएगा कि अक्षांश की आकृति कैसी होती है? तो वृत्ताकार होती है। उसी प्रकार बच्चों अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। अर्धवृत्ताकार होता है और ध्यान रहे कि समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। अर्धवृत्ताकार होता है, समांतर होता है। कौन? तो देशांतर। बात समझे? इसको मिटा दे रहे हैं, समांतर छोड़िए, अर्धवृत्ताकार याद करके रखिएगा, ठीक है? चित्र में समझेंगे बच्चों, चित्र में समझेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र देखिए, ये हो गया ग्लोब। अभी आपको बताया कि यहाँ पे होता है क्या बच्चों? उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे होगा दक्षिणी ध्रुव। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा इसे है ना, ये 0 डिग्री लाइन जो है, याद रखिएगा 0 डिग्री लाइन जो है, 0 डिग्री देशांतर जो है बच्चों, याद करिएगा कि 0 डिग्री देशांतर जो है, इसी 0 डिग्री देशांतर को, इसी 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि 0 डिग्री लिखना है तो लिख भी सकते हैं अपने भाषा में। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इस रेखा का जो है बच्चा उपयोग कहाँ होता है? इस रेखा का उपयोग कहाँ होता है बच्चा? तो इस रेखा का उपयोग समय निर्धारण में होता है। कहाँ होता है? समय निर्धारण में। समय निर्धारण में इसी रेखा से बच्चों समय तय होता है कि किस टाइम का क्या समय होना चाहिए, किस जगह का क्या समय होना चाहिए। अभी देखिए हम लोग इंडिया में हैं, हमारे यहाँ जो टाइम हो रहा है, उस टाइम को ले लीजिए और अमेरिका के टाइम को लीजिए, इंग्लैंड के टाइम को लीजिए, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो यह अंतर निर्धारित कौन करता है? चाहे किसी भी लोकेशन पर क्या टाइम होना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। एक पॉइंट और समझिएगा प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में। इतना समझ गए कि समय निर्धारण में इसका उपयोग होता है। किसमें होता है उपयोग? समय निर्धारण में इसका उपयोग होता है। बच्चों ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, याद रखिएगा इसी प्रधान मध्याह्न रेखा के इधर पूरब में देखा जाए, इधर पूरब है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट यानी पश्चिम। याद करिएगा इधर पूरब और उधर पश्चिम। तो ये वाला जो साइड है ना बच्चों, ये जो पूरब वाला साइड है, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और जो ए वाला साइड है ना, इसको पश्चिमी क्या बोलते हैं? तो इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। बच्चों इतना याद करके रखिएगा कि इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। समझे? तो बच्चों क्या समझे कि 0 डिग्री लाइन जो है, इस 0 डिग्री जो देशांतर है, इसके पूरब वाले साइड को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इसके पश्चिम वाले साइड को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। और यहाँ साफ सबका लिखा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है समय के निर्धारण में होता है। समय के निर्धारण में यहाँ से जैसे जैसे जब पूरब की ओर बढ़िएगा ना, पूरब की ओर बढ़िएगा तो समय जो है आगे होगा, यानी समय भी बढ़ेगा।
आज जब इधर बढ़िएगा ना, इधर बढ़िएगा तो समय कहाँ होगा, समय जो होगा पीछे होगा। समय कहाँ होगा, समय जो होगा पीछे होगा। लिख लीजिएगा, समय कहाँ होगा बच्चों, तो समय पीछे होगा यानी घटेगा। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जो समय है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। ना समझे, 5.5 घंटा आगे है। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है बच्चों, ये कहाँ से गुजरता है पूछेगा, गुजरती है कहाँ से, तो कहिएगा कि लंदन में ग्रीनविच से। लंदन में कहाँ से बच्चों, तो लंदन में ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व साइड वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम साइड वाला पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे पूर्व में बढ़ेंगे समय आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब उधर जाएंगे पश्चिम में तो समय घटता जाएगा। इतना दिमाग में रखिएगा, बात समझे। इसके बाद बच्चों और हम बात करें, एक और चित्र बना के बात करते हैं, इस पर चर्चा और करते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा और चर्चा करते हैं। ये आपका ग्लोब है, यहाँ से इसे हो गया ये साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। यही 0 डिग्री लाइन है बच्चों, इसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, तो प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया। जरा इसका लोकेशन मिलाइएगा, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो कह सकते हैं ना बच्चों, कह सकते हैं ना कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं बच्चों, तो देशांतर, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। देशांतर कहलाती हैं, याद करके रखिएगा। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर जो रेखाएं इसे खींची गई है ना, देखिए अगर यहाँ से ऐसे लीजिएगा ना, ऐसे लीजिएगा तो देखिए ना, ये अर्धवृत्ताकार दिख रहा है, यही देशांतर है। यही क्या है बच्चों, यही देशांतर रेखा है जो अर्धवृत्ताकार रूप में दिख रहा है। इसे बात समझे ना। फिर इसे खींचेंगे, फिर इसे खींचेंगे, तो ये देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं और एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका आकार कैसा है, ये देशांतर रेखाएं हैं बच्चों। ये कौन सी रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखा है। और यह आकार में कैसा होता है, तो अर्धवृत्ताकार। कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ 0 डिग्री लाइन हो गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री आएगा, ऐसे करके यहाँ तक 1 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो ये बस आंगने वाला 90 डिग्री न है, यहाँ भी 1 डिग्री ऐसे करके 2 डिग्री करके यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो केवल कहाँ का दिख रहा है, अभी आपको आगे वाला दिख रहा है। इतना ही भाग तो इसे पीछे न होगा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ही हो गया। ठीक है, ग्लोब तो नहीं है, ग्लोब तो कोचिंग पर है, ग्लोब लाएंगे समझाएंगे उससे भी। मान लो कि ये आपका है ग्लोब। ठीक, ये है ग्लोब। यहाँ से ऐसे जो है, यहाँ से ऐसे जो है 0 डिग्री लाइन है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया इधर, 90 इधर हो गया देशांतर, 90 इधर देशांतर हो गया। तो बच्चों ऐसा ही भगवा तो पीछे तो है, तो 90 यहाँ से यहाँ, 90 यहाँ से यहाँ, 90 कब बार आ गया, 4 बार आ गया। बात समझे ना। तो यहाँ प्रश्न करेगा कि पूर्वी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या, तो कहेगा कि पूर्वी गोलार्ध में 90 इधर और 90 पीछे, यानी 180। फिर दक्षिणी गोलार्ध
दक्षिणी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देशांतरों की संख्या 100। अरे दक्षिण कहाँ से आ गया, यहाँ पश्चिमी रहेगा, क्या रहेगा, पश्चिमी रहेगा, बात समझे। देखिए यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध में कितना है, तो 90 आगे दिख रहा है, 90 पीछे, 180 देशांतरों की संख्या। अब पश्चिमी गोलार्ध में भी 90 आगे और 90 पीछे होगा, तो 180 यहाँ भी हो गया। अच्छा, कुल मिलाकर बात की जाए तो कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या बच्चों कितना होगी, तो 180 इधर हो गया और 180 इधर, कुल मिला के 360। कितना हो गया, 360। याद करके रखिएगा कि टोटल कितने देशांतर होते हैं, तो 360। पूर्वी गोलार्ध में कितने, 180। पश्चिमी गोलार्ध में कितने, 180। बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर, ऐसे ही ना विषुवत रेखा यहाँ से बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे जो रेखा खींचेंगे 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर यहाँ से यहाँ तक जो इसे विषुवत रेखा से बनेगा ना, तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखा पर जो दूरी होगी वो कितना होगी, तो विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा के समीप दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। याद करके रखिएगा, आप लिख रहे हैं विषुवत रेखा के समीप दो देशांतरों के बीच की दूरी, विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा के समीप दो देशांतरों के बीच की दूरी, जैसे आप बताए थे ना कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, उसको जोन कहते हैं। उसी प्रकार इसके बीच की दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होता है, बात समझे, 111.32 किलोमीटर होता है दो देशांतर के बीच की दूरी। उसके बाद बच्चों दो देशांतर के बीच की दूरी को दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका देशांतर, ये क्या रहा आपका देशांतर। और याद रखिए कि देशांतर और अक्षांश जो है एक किसी जगह के लोकेशन को तय करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे पहले इस देशांतर का उपयोग किसने किया था, जैसे अक्षांश का बताए ना उपयोग, जिसे अक्षांश का बताया ना कि सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम देशांतर और अक्षांश का उपयोग करने वाला कई व्यक्ति है, इराटोस्थनीज। याद रखिएगा कि देशांतर और अक्षांश का दोनों का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो इराटोस्थनीज है, जिसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को समझ पाए होंगे। एक काम करिएगा कि अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, साथ में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए एक टॉपिक यदि आपको समझ में आएगा तो ये जो स्थिति एवं विस्तार नामक जो चैप्टर है ज्योग्राफी क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है एकदम विस्तृत आपको समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए कि अभी आप बहुत कम पढ़े हैं, इसमें बहुत कुछ पढ़ना अभी है, बच्चों। तो यह जो वीडियो है 9th क्लास का पार्ट 3 होने वाला है, ज्योग्राफी का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। बच्चों जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर आपका बेहतर हो, तो बेहतर बनने के लिए, सोने की तरह चमकने के लिए अपने आप को संघर्ष की भट्टी में तपाना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को संघर्ष की भट्टी में तपाने के लिए तत्पर हैं तो इतना याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा
एक दिन ऐसा आएगा कि आपके संघर्ष का आपको फल, आपके संघर्ष का, आपके तपस्या का आपको फल जरूर मिलेगा। बच्चों, बस कर्म करना है, संघर्ष करना है पढ़ाई के प्रति, समय देना है स्टडी करने के लिए। और जितना अधिक आप समय दीजिएगा उतना ही अधिक जो है आप बेहतर धीरे धीरे बनते चले जाइएगा। धन्यवाद।